हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज हमारा क्लास नंबर 6 है। अगर आप लोग क्लास नंबर 5 या अन्य पिछला क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह क्लास आपकी स्पेशल रूप से 2026 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए चलती है। अगर आप सभी को आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। जो रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, इसकी एसआई इकाई क्या होता है तो ओम होता है। याद रखिएगा, प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है वह ओम होता है। जब एक चलती हुई कार अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यह किसके कारण होता है। जब भी कोई चलती हुई गाड़ी जो है अचानक रुकती है तो उसमें बैठा जो यात्री होता है आगे की ओर झुक जाता है, यह किसके कारण होता है तो गति के जड़त्व के कारण। किसके कारण? गति के जड़त्व के कारण जो है यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का मान किसने निर्धारित किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आपका जी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसके मान को किसने निर्धारित किया था तो हेनरी कैवेंडिश ने। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। जी के मान का निर्धारण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मान का निर्धारण जो है हेनरी कैवेंडिश ने किया था। एक कूली 15 केजी का सामान भूमि से 1 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि उस सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। W बराबर कार्य, W बराबर क्या होता है तो mgh होता है। m क्या होता है तो आपका द्रव्यमान होता है। g क्या होता है तो आपका त्वरण होता है ना। g क्या होता है? त्वरण होता है। और h क्या होता है तो आपकी ऊंचाई होती है। तो m का मान कितना है यहाँ पर 15 केजी है, और आपका g का मान कितना है तो 10 है, और h का मान कितना है तो 1 है। तो 15 10 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150, यानी 150 जूल। यही होगा उस व्यक्ति के द्वारा जो है उस सामान पर 150 जूल कार्य किया जाता है। एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, यहाँ d का क्या अर्थ है और इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। जो d होता है ना, देखिए लेंस की जो क्षमता होती है ना उसको डायोप्टर में मापते हैं। किसमें? डायोप्टर में। और डायोप्टर को d से क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है ना। तो d का तो अर्थ पता चल गया कि डायोप्टर होता है। अब पूछ रहा है कि उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो फोकस दूरी हमें निकालना है। तो देखिए लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है 1/f होता है, और यहाँ पे P दिया है -2, f पूछ रहा है तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/p होगा, और p का मान कितना है 1/-2 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -0.5 आएगा। कितना? -0.5 आएगा, यानी कि -0.5 कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है। और डी का अर्थ क्या है? डायोप्टर है। डायोप्टर क्या होता है? लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं, जिसको डी से दर्शाते हैं, और इसकी फोकस दूरी कितना निकल गई है 0.5। माइनस क्या इंडिकेट करता है कि जो लेंस है वह आपका अवतल लेंस है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? स्केलर क्वांटिटी इनमें से कौन सी है बताना है। ऑप्शंस हैं बल, वेग, कार्य या त्वरण। इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि में केवल परिणाम होता है। क्या होता है? केवल क्या होता है? परिमाण होता है। क्या होता है? अदिश राशि में केवल क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो बल में देखिए, बल में दिशा और परिमाण दोनों होता है। वेग भी क्या है आपका? इसमें भी परिमाण और दिशा दोनों होता है। जिसमें परिमाण और दिशा होता है वो सदिश राशि होती हैं। क्या होती हैं? सदिश राशि होती हैं। और जिसमें केवल परिमाण होता है उसमें वो क्या होती है? अदिश राशि। कार्य की बात करें तो कार्य में केवल परिमाण होता है, इसलिए क्या है? कार्य आपका एक अदिश राशि है। त्वरण क्या है? सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। कार्य जो है यहां पर आपका एक अदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक कहां होता है? जो जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान सबसे ज्यादा कहां पर होता है? ऑप्शंस हैं भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर,
पृथ्वी के ध्रुवों पर या पोल्स पर, पृथ्वी के केंद्र पर या चंद्रमा की सतह पर? कहां पर जी का मान सबसे अधिक होता है? तो आपको याद रखना है पृथ्वी के ध्रुवों पर। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है, 9.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है आपका जी का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर। और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर जो त्रिज्या होती है पृथ्वी की वो कम होती है, इसलिए पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है? जो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा होती है ना, वह आपका 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होती है। पूछा गया प्रश्न है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा जो है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। अस्पष्ट ध्वनि, अस्पष्ट प्रतिध्वनि इको सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितनी समय अंतराल होना चाहिए? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनना है ना, तो जो मूल ध्वनि है और जो परावर्तित ध्वनि है इसके बीच कम से कम जो समय का अंतराल होना चाहिए वह 0.1 सेकंड का, कितना? 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। यदि किसी चालक का तार दोगुना लंबा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि किसी भी चालक कंडक्टर का जब आप तार दोगुना लंबा करेंगे तो उसका जो प्रतिरोध होता है वह दोगुना हो जाएगा, क्योंकि जो चालक का प्रतिरोध होता है उसके लंबाई के समानुपाती होता है। यानी अगर आप लंबाई बढ़ाते हैं उसी अनुपात में आपका उसका प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ता है। अगर यहाँ पर लंबाई यानी तार की लंबाई को दोगुना किया गया है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? देखिए, ये बोल रहे हैं कि F जो होता है यानी कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर है ना, संवेग में परिवर्तन की दर यानी डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी जो है लगाए गए बल के समानुपाती होता है। किसके? लगाए गए बल के समानुपाती होता है। यह न्यूटन का कौन सा नियम कहता है? तो न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा द्वितीय नियम जो है यह कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। डायनेमो ऊर्जा को किस रूप से किस रूप में परिवर्तित करता है? जो डायनेमो होता है, जो जनरेटर होता है ना, जो जनरेटर होता है उसमें जो डायनेमो लगा होता है वह ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी वस्तु की कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी वस्तु की जो कुल ऊर्जा होती है वह उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी वस्तु की जो कुल ऊर्जा होती है वह कांस्टेंट रहती है, यानी बदलती नहीं है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? जो वोल्ट मीटर होता है इसके द्वारा दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है और इसको विद्युत परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में, किस क्रम में? पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूह की संख्या कितनी है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसको किसने दिया था? तो मोसेल नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त सारणी को दिया है, जिसमें कितने आवर्त हैं? तो 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। क्विक लाइम बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? जो क्विक लाइम होता है जिसे बिना बूझा चूना कहते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका सूत्र क्या होता है? CaO होता है। क्या होता है? CaO होता है क्विक लाइम का रासायनिक नाम और सूत्र। जब तांबे के बर्तनों पर नमी की उपस्थिति में जंग लगती है तो हरे रंग की जो परत जमती है वह क्या होती है? जब तांबा के जो बर्तन होते हैं ना उस पर नमी की उपस्थिति में जब जंग लगता है तो एक हरे रंग की परत जमती है तांबे के बर्तन पर, वह क्या होती है? तो CuO
OH का ट्वाइस और CuCO3 का मिश्रण होता है। याद रखिएगा, CuOH का ट्वाइस और CuCO3 का मिश्रण होता है जो हरे रंग की परत जमती है तांबे के बर्तन पर। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो धातुएं हैं वह अम्लों के साथ अभिक्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके। जल की अस्थायी कठोरता परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो जल की अस्थायी कठोरता होती है ना, इसे दूर करने के लिए धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, इसमें कौन से समूह के तत्वों को हैलोजन कहते हैं? तो समूह 17। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। पीतल किन धातुओं का एक मिश्र धातु है? जो पीतल होता है ना, वह कौन से दो धातुओं का एक मिश्र धातु होता है? तो पीतल जो है आपका तांबा और जस्ता का, किसका? तांबा और जस्ता का एक मिश्र धातु होता है पीतल, तांबा और जस्ता का। चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा लगाने से आराम मिलता है, यह किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? अगर किसी व्यक्ति को चींटी काटती है तो वह व्यक्ति अगर बेकिंग सोडा वहां लगाता है तो उसे आराम मिलता है। यह कौन से रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो उदासीनीकरण का उदाहरण है। किसका है? उदासीनीकरण का, न्यूट्रलाइजेशन का उदाहरण है। चींटी के अम्ल में फार्मिक अम्ल पाया जाता है और जो बेकिंग सोडा होता है एक ऐसा होता है, क्षारीय होता है। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो उदासीन होते हैं। क्या करते हैं? उदासीन हो जाते हैं, यानी कि उदासीनीकरण की रासायनिक अभिक्रिया का ये उदाहरण है। क्योंकि चीनी की जो चींटी होती है इसके डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि उसके डंक में जो पाया जाता है चीज वो अम्लीय होता है और बेकिंग सोडा क्षारीय होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो उदासीन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है आपका सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। बायोगैस संयंत्र में किस प्रक्रिया द्वारा मीथेन गैस का उत्पादन होता है? जो बायोगैस संयंत्र होते हैं उनमें कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करके मीथेन गैस का उत्पादन किया जाता है? तो अवायवीय किण्वन यानी कि एनारोबिक फर्मेंटेशन के द्वारा जो है आपका बायोगैस संयंत्र में मीथेन गैस का उत्पादन होता है। किसके द्वारा? अवायवीय किण्वन के द्वारा। चींटी के डंक में मौजूद मेथेनोइक अम्ल के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किस पौधे की पत्ती का उपयोग प्राकृतिक उपचार के रूप में किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो चींटी के डंक होते हैं इसमें मौजूद मेथेनोइक अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा पौधा है जिसकी पत्तियों का उपयोग नेचुरल रूप में किया जाता है, यानी प्राकृतिक उपचार के रूप में किया जाता है? तो डाक का पौधा, डॉक प्लांट होता है ना, इस पौधे की पत्तियों का प्रयोग जो है चींटी के डंक में मौजूद मेथेनोइक अम्ल के प्रभाव को बेअसर करने के लिए उपयोग किया जाता है। सोने को घोलने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक्वारेजिया अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या है? देखिए, जो सोना होता है ना इसको घोलने के लिए एक एक्वारेजिया बनाया जाता है जिसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। इसमें HCl का मात्रा 3 होता है और HNO3 क्या होता है? 1, यानी कि इनका जो अनुपात होता है 3:1 में मिला करके एक एक्वारेजिया अम्लराज बनाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का, जिसका उपयोग जो है सोने को घोलने के लिए किया जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 3:1। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार एटॉमिक साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें जब आप बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो जो परमाणु आकार की साइज होती है वो घटता है। अब घटता क्यों है? जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे आवर्त सारणी में तो क्या होगा? परमाणु आकार घटेगा। देखिए, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं
तो जो नाभिक होता है परमाणु का, उसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है ना। और प्रोटॉनों की जब संख्या बढ़ती जाती है तो जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो है आकर्षण शक्ति बढ़ती जाती है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ संकुचित करता है, जिससे उस पूरे परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा यानी घटता जाता है। मनुष्यों में ऐच्छिक गतिविधियों, वॉलंटरी मूवमेंट्स जैसे चलना, सीधा बैठना आदि को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियां क्या होती हैं? जो हम अपने मन से करते हैं। हमारा मन किया कि हम बैठ जाएं, हमारा मन किया हम चले, है ना। तो इसको मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो सेरेबेलम करता है। सेरेबेलम यानी अनुमस्तिष्क जो है यह आपका नियंत्रित करता है, जैसे चलना, सीधा बैठना आदि को। जो ऐच्छिक गतिविधियां होती हैं उनको सेरेबेलम अनुमस्तिष्क जो है नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, जब भी ऐच्छिक गतिविधियों की बात होगी कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो ऐच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जिसको हम अपने मन से करते हैं, तो क्या आंसर हमेशा होगा? सेरेबेलम होगा। अगर कहेगा आपसे अनैच्छिक क्रियाएं, मनुष्य के शरीर में जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, जैसे कि दिल का धड़कन हो गया, है ना, जैसे कि ब्लड का फ्लो हो गया, ये तो हम खुद से अपने मन से तो कंट्रोल उसको नहीं करते हैं, वो तो अनैच्छिक क्रिया हैं। उनको दिमाग का कौन सा भाग कंट्रोल करता है? तब आंसर आता है मेडुला ऑब्लंगेटा। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? जो जेनेटिक्स है इसके जनक कौन कहे जाते हैं? फादर ऑफ अनुवांशिकी कौन कहे जाते हैं? तो ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। पादप कोशिकाओं, प्लांट सेल्स की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? जो पादप कोशिकाएं होती हैं, प्लांट सेल्स होती हैं, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है यह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करता है? इनमें से बताना है कौन सा एक पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करता है? तो यह आपका है एथिलीन। याद रखिएगा, एथिलीन एकमात्र ऐसा गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करता है। कौन सा है? एथिलीन है एक पादप हार्मोन जो गैसीय रूप में होता है, जो फलों को पकाने में मदद करता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में श्वसनवर्धक रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से पूरी कोशिकाओं तक ले जाता है? कौन सा है मानव शरीर में श्वसनवर्धक जिसका जो काम है ऑक्सीजन को फेफड़े से पूरी कोशिकाओं तक ले जाना? तो यह हीमोग्लोबिन का काम है। हीमोग्लोबिन जो है यह आरबीसी में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो क्या करता है? ऑक्सीजन को फेफड़े से पूरी कोशिकाओं तक ले जाता है। हमारे दांतों का इनेमल जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है किसका बना होता है? देखिए, हमारे दांत का इनेमल, देखिए जो हमारा दांत होता है यह पूरा इनेमल नहीं होता है। दांत का जो बाहरी सरफेस होता है वह इनेमल का बना होता है, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। और ये किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का। किसका? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है दांतों का इनेमल। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? क्योंकि यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो किसानों का मित्र किसे कहते हैं? आप सबको पता होगा, केंचुआ। केंचुआ को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि केंचुआ मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। मानव हृदय के किस कोष्ठक चैम्बर की दीवारें सबसे मोटी और मजबूत होती हैं? देखिए, मनुष्य का जो हृदय है इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। इनमें से कौन से कोष्ठक की जो दीवारें होती हैं सबसे मोटी और सबसे मजबूत होती हैं? तो बायां निलय। बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल की जो कोष्ठक होती है उसकी दीवारें सबसे मोटी और क्या होती है? मजबूत होती है। तो याद रखना है बायां निलय। कवक फंगी के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है ना। देखिए, कवक और शैवाल में कई बार गलती करते हैं। कवक के अध्ययन पूछता है और पूछता है शैवाल के अध्ययन किस शाखा में विज्ञान की करते हैं, दोनों में कंफ्यूजन होता है। देखिए, माइकोलॉजी फाइकोलॉजी इन दोनों का आंसर होता है, लेकिन कई बार गलती हम कर देते हैं कि कवक
के अध्ययन को हम मार देते हैं फाइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को माइकोलॉजी। तो आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं, है ना। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। ठीक है, क से कवक हो रहा है ना, तो क से क्या हो रहा है? कवक हो रहा है। ठीक है, क से क्या हो रहा है? कवक हो रहा है। और आपका माइकोलॉजी एम से क्या हो रहा है? माइको। एम से क्या हो रहा है? माइको, है ना। तो देखिए, और एफ से क्या हो रहा है? फाइकोलॉजी। एस से क्या हो रहा है? शैवाल हो रहा है। तो आपको याद इसको कैसे रखना है? यस से शैवाल हो रहा है। देखिए, के और म के बीच में क्या है? कम दूरी है, दूरी कम है कि नहीं। और यहाँ पे अगर एस से शैवाल लेते हैं और एफ से यफ लेते हैं, फाइकोलॉजी लेते हैं, तो यहाँ एफ और एस के बीच में दूरी कितनी है? ज़्यादा है। क्यों? के का मान 11 होता है, एम का मान 13 होता है। 11 और 13 के बीच में दूरी क्या है? ज़्यादा है, मतलब कम है, 2 की दूरी है। एफ का मान 6 होता है, एस का मान 19 होता है, यहाँ पे दूरी 17 है। यानी देखिए, यानी जहाँ पर नज़दीक होगा, यानी कवक पूछेगा तो हमको नज़दीक वाले आंसर पे जाना है। कवक पूछेगा के से कवक, तो हमको नज़दीक जाना है, नज़दीक वहाँ पर जाना है जहाँ पर क्या होगा कि कवक और माइकोल आंसर के बीच में जो गैप है वो कम होगा, है ना। तो के से कवक, एम से क्या हो गया? आपका माइकोलॉजी हो गया। के का मान 11, एम का मान 13, इनके बीच में क्या है? कम दूरी है, तो हमारा आंसर क्या होगा? माइकोलॉजी। अगर आप लोग ऐसे भी रट लेते हैं कि कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और शैवाल के अध्ययन के फाइकोलॉजी, तो और गुड है। ठीक है, तो याद रखिएगा कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है ना। एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा है, आपका ग्रुप डी में तो 2-3 बार पूछा ही है। जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है ना, इसे वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। पर्यावरण में जैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेशन, कचरे का एक उदाहरण कौन सा है? प्लास्टिक बैग, कांच की बोतल, फलों और सब्जियों के छिलके या एल्युमिनियम फॉयल। तो इनमें से आंसर सही क्या होगा? पर्यावरण में जो जैव निम्नीकरण है, कचरे का एक उदाहरण इनमें से होगा वह फलों और सब्जियों के छिलके हैं। फलों और सब्जियों के छिलके जो होते हैं, अगर आप उनको फेंक देंगे तो वह क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेड हो जाते हैं, यानी कि आपके फंगस और बैक्टीरिया के द्वारा क्या हो जाते हैं? किण्वित कर दिए जाते हैं, है ना, फलों और सब्जियों के छिलके। लेकिन प्लास्टिक के बैग ऐसे नहीं होते हैं, कांच की बोतल नहीं हो पाती है, एल्युमिनियम फॉयल नहीं होता। प्लास्टिक के बैग को क्या कोई बैक्टीरिया उसको क्या करता है? अपघटित करता है? नहीं करता है। कांच की बोतल को कोई बैक्टीरिया अपघटित करता है? नहीं करता। लेकिन फलों और सब्जियों के छिलके को क्या करता है? बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनको अपघटित कर देते हैं, है ना। तो उसी को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो कचरे का एक बायोडिग्रेडेबल कचरे का उदाहरण हो जाएगा फलों और सब्जियों के छिलके। सीएफसी का पूर्ण रूप क्या है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? जो सीएफसी होता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका पूर्ण रूप पूछा है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, जो घर में एसी लगा होता है और जो घर में फ्रिज होता है, एसी और जो फ्रिज होता है ना, इससे ये गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। हानिकारक गैस होती है, एसी और फ्रिज से निकलता है। क्वेश्चन पूछता है कि एसी और फ्रिज से कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये क्या? ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाती है। वाहनों से निकलने वाली कौन सी जहरीली गैस रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन की क्षमता को कम कर देती है? कौन सी गैस है जो वाहन से निकलती है और ये जहरीली गैस है, रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वाहनों से, गाड़ियों से निकलने वाली जहरीली गैस है जो खून में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के ऑक्सीजन की क्षमता को कम कर देती है। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए शुरू किया गया था? जो चिपको आंदोलन जो है यह सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी, इन दो लोगों के नेतृत्व में आपका 1970 के दशक में आपका चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है वनों और वृक्षों की कटाई के लिए किया गया था, वनों और वृक्षों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के द्वारा 1970 के दशक में। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है जिसका गलनांक बहुत उच्च होता है? जो विद्युत बल्ब होता है ना, इसका जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। गलनांक कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए बल्ब के अंदर जो है यह पिघलता नहीं है, टंगस्टन पिघलता नहीं है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च है। 3422 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है टंगस्टन का गलनांक।
हीटिंग एप्लायंसेज जैसे इलेक्ट्रिक हीटर आयरन के कॉइल बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? कौन सा मिश्र धातु है? जैसे हीटिंग अप्लायंसेज जो होते हैं, यानी हीटिंग जो सामान होते हैं, हीटिंग करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, जैसे हीटर हो गया और आयरन यानी प्रेस हो गया, इनके क्वाइल बनाने में कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम का क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि नाइक्रोम का जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है और इसका गलनांक भी क्या होता है? उच्च होता है, इसीलिए यह लाल हो जाती है लेकिन गलती नहीं है। तो याद रखना है, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया या आयरन हो गया, इनके क्वाइल को बनाने में नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। किसी पिंड का द्रव्यमान मास 20 kg है, पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? जी दिया है 9.8। ठीक है, तो वेट W बराबर क्या होता है? m इंटू जी होता है। W बराबर m इंटू जी होता है। मास कितना है? 20 दिया है। जी कितना दिया है? आपका 9.8 दिया है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 98 गुना कितना होगा? 196। हाँ, ये 196 है, 196 यूनिट होगा। इसका आंसर कितना होगा? 196 यूनिट होगा, क्योंकि किसी पिंड का जो द्रव्यमान है 20 kg दिया है। याद रखिएगा, किसी भी पिंड का द्रव्यमान जो है वह कहीं पर बदलता नहीं है, वो सेम होता है, हर जगह सेम होगा, लेकिन भार जो होता है वो बदलता है, स्थान के साथ भार बदल जाता है ना। तो यहां पर आंसर आपका क्या होगा? 196 न्यूटन। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप आमतौर पर किस अर्धचालक पदार्थ से बनाई जाती है? कौन से सेमीकंडक्टर के द्वारा कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप बनाई जाती है? तो सिलिकॉन। किसका? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है आईसी चिप को बनाने में। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जो इकोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले अर्नस्ट हेकल ने किया था। किसने किया था? अर्नस्ट हेकल ने इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। विद्युत लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के इंजनों में उपयोग होने वाला ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो इलेक्ट्रिक रेलगाड़ियां होती हैं उनके इंजन में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन। किस पे? पारस्परिक प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है रेल के इंजनों में लगा हुआ ट्रांसफार्मर। जंग रहित लोहा स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ कौन सी मुख्य धातुएं मिलाई जाती हैं? जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन आते हैं उनको बनाने के लिए लोहे में क्रोमियम और निकेल मुख्य धातुएं मिलाई जाती हैं। कौन कौन सी? क्रोमियम और निकेल। वायुमंडल में ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? ऑप्शंस हैं तापमान, आर्द्रता, दाब या माध्यम का घनत्व। सही आंसर क्या होगा? तो जो वायुमंडल में ध्वनि की चाल होती है ना वह दाब पर निर्भर नहीं करता, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर निर्भर नहीं करता है। रडार और रेलवे की कुछ आधुनिक संचार प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली तरंगें कौन सी हैं? जो रडार होता है या रेलवे की कुछ आधुनिक संचार प्रणालियां हैं उसमें कौन सी तरंगे यूज होती हैं? तो रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगे, यही तरंगे यूज होती हैं, रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।